हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आपने मॉडल पेपर 1 के पार्ट ए को जो सुबह अपलोड हुई थी उसको देख लिए होंगे, जिसमें कि 25 क्वेश्चन हमने करा दिया था। अब मॉडल पेपर 1 का ये पार्ट बी है, जिसमें कि मैं आपको अगले 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अगला 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे कि पहला मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पर डे मैंने एक मॉडल पेपर करवाने का सोचा है ना। जो ऐप पर बच्चे हैं या फिर जो ऐप पर आना चाहते हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसा एग्जाम में आपका ऑनलाइन सीबीटी होगा वैसा टेस्ट देने को मिल जाएगा, प्लस आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप पर डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस बायोलॉजी के मॉडल पेपर के सीरीज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, 26 क्वेश्चन शायद कर लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, देखिएगा। निम्न में से कौन सा मानव में विषाणु जो जनित रोग नहीं है? कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो जुकाम, जिसको कॉमन कोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन कोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कॉमन कोल्ड कहते हैं। अब कॉमन कोल्ड किस वजह से होता है? राइनो वायरस। किसकी वजह से होता है बच्चा? राइनो वायरस के कारण होता है। तो ये भी एक वायरल डिजीज हो गया। बोल रहा है विषाणु जनित रोग नहीं है, तो ये विषाणु जनित रोग है, ये आंसर नहीं होगा। फिर पोलियोमाइलाइटिस किसके कारण होता है बच्चा? पोलियो वायरस के कारण। किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण। क्योंकि ये भी वायरस के कारण हो रहा है तो इसका भी आंसर नहीं होगा। सिफिलिस, यस, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है ना, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिफिलिस। एंसेफ्लाइटिस भी एक वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिफिलिस। नेक्स्ट है एम्ब्रायोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है। एम्ब्रायोफाइटा में किसको सम्मिलित किया जाता है? जो स्पोर बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, तो सॉरी स्पर्म बनाते हैं, तो स्पर्मेटोफाइटा को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं? डीएनए तथा आरएनए, जैसा कि हमने आपको वायरस के बारे में बताया था, वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। याद रखिएगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डीएनए भी हो आरएनए भी हो। लेकिन जो हम लोग हैं, बैक्टीरिया हो गया, ह्यूमंस हो गए, और भी किसी में हमारे सेल में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। यहाँ बोला डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है, तो किसमें पाया जाएगा? जो विषाणु नहीं होगा, जो वायरस नहीं होगा। तो एड्स वायरस है, तो इसमें या तो डीएनए या तो आरएनए, तो एक्चुअली ये आरएनए वायरस है ना। तो डीएनए आरएनए दोनों बोल रहा है। हर्पिस विषाणु, पॉक्स विषाणु, तो इसमें या तो डीएनए या तो आरएनए होगा। लेकिन माइकोप्लाज्मा जो होगा ये इसमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का बैक्टीरियल सेल है। पीपीएलओ इसका और एक नाम है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि सबसे छोटा सेल, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा जो सेल है वो माइकोप्लाज्मा ही है, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहने का मतलब हुआ, उभयचर उसको कहते हैं जो कि जल में भी रह सके और थल पे भी रह सके, यानी कि जमीन पे भी और पानी में भी, है ना, वो उभयचर होता है। जैसे कि मेढक, ये उभयचर होता है एनिमल किंगडम का, जंतु जगत का। लेकिन जो प्लांट किंगडम का उभयचर, जो कि पानी में भी उग सके और एनिमल में भी उग सके। हमने आपको बताया था प्लांट किंगडम में कि सबसे पहले होता है एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो सबसे पहले एल्गी होता है वो क्या होता है? सिर्फ जल में रहता है। ब्रायोफाइटा थोड़ा सा डेवलप हुआ तो जल थल दोनों में रहता है। क्योंकि जल थल दोनों में हो सकता है, दोनों उसको का जरूरत है, इसलिए वो क्या कहलाता है? उभयचर कहलाता है। क्या कहलाता है? उभयचर कहलाता है। तो ब्रायोफाइटा, ये बिल्कुल अच्छे से अपने ब्रायोफाइटा चैप्टर में पढ़ाया था कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी उभयचर कहा जाता है पादप जगत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसिटिक अम्ल किण्वन होता है किसके द्वारा? एसिटिक अम्ल किण्वन किसके द्वारा होगा? ईस्ट के द्वारा। तो ईस्ट के द्वारा जो किण्वन होता क्या है? जब कोई शर्करा यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या ऊर्जा जो उत्पन्न होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना होकर के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, तो वह प्रक्रिया किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब किण्वन में हम लोग बात करते हैं कि जो किण्वन होता है यानी कि क्या हुआ? फर्मेंटेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो फर्मेंटेशन यदि कई प्रकार के होते हैं, एक होता है लैक्टेट फर्मेंटेशन, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक बार होता है एसिटिक फर्मेंटेशन। अब जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा जिसमें अल्कोहल बनेगा C2H5OH, तो ईस्ट के द्वारा कहते हैं ना, क्या बना जाता है? शराब बना जाता है। तो ईस्ट के द्वारा जो किण्वन बनता है वो अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल किण्वन हुआ नहीं। नाइट्रोबैक्टर के द्वारा अलग चीज होता है। तो एसिटोबैक्टर, नाम से पता चल रहा है एसिटिक अम्ल एसिटोबैक्टर के द्वारा होगा। ठीक है, एसिटोबैक्टर के द्वारा होता है ये वाला। नेक्स्ट है, मुसला मूल यानी टैप रूट सामान्यतः पाई जाती है। जैसे कि आपको पता होगा टैप रूट एकदम सीधा होता है, अंदर की ओर जाता है, और फाइब्रस रूट पूरा इस तरह से फैल जाता है, जैसे कि मोनोकॉट्स में अक्सर पाया जाता है, ये डाइकोट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो हो गया मुसला रूट यानी टैप रूट है वो किस में पाई जाती है?
तो अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म में, जी जिम्नोस्पर्म का तो फीचर ही है अनावृत बीजी में, यानी कि टैपरूट ही पाया जाएगा, क्योंकि उसके पौधे लंबे लंबे होते हैं ना, उसका जड़ भी उतना नीचे की ओर जाएगा, है ना। द्विबीजपत्री यानी डाइकोट, डाइकोट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैपरूट ही होता है, सिर्फ टैपरूट ही होता है, दोनों चीज होता है, टैपरूट भी नहीं, ज्यादातर टैपरूट ही होता है, ठीक है। मोनोकोट्स में फाइब्रस रूट होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक मोनोकोट एक डाइकोट, तो मोनोकोट में टैपरूट फाइब्रस रूट होता है, जबकि डाइकोट में टैपरूट होता है, तो द्विबीजपत्री सही है। साइकस भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, क्या हो जाएगा आंसर, ये सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए बचवा, गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिया मेज या फिर हार्डियम वल्गेयर या फिर ओराइजा सेटावा या ट्रिटिकम एस्टिवम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्यों, क्योंकि गेहूं का आटा खाने से क्या करने लगता है आदमी, टर्टर करने लगता है, क्या करने लगता है, टर्टर करने लगता है, तो जो गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, मेरे मोबाइल का अलार्म बजने लगा, इसको मैं बंद करके आता हूँ, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आप लोग, टेक 1 सेकेंड। अलार्म बजने लग गया था, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, लेकिन कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं क्लास। ये हमारा क्या हो गया, अब गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ गेहूं का आप पूछेगा, और भी पूछ सकता है, तो जिया मेज, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको याद रहना चाहिए, मेज यानी क्या होता है, मक्का, तो मक्का का जो रासायनिक सॉरी क्या होता है वैज्ञानिक नाम होता है वो जिया मेज होता है। हार्डियम वेलगेयर किसका होता है बच्चा, तो बाजरा का होता है, किसका होता है, बाजरा का होता है। ओराइजा सेटाइवा किसका होता है, धान यानी राइस का, ठीक है, और ये गेहूं का है ना, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, बताइए क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि पौधे को हरे रंग प्रोवाइड करता है। अब कौन हरा रंग नहीं होता है, तो कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, क्योंकि ये तीनों प्लांट किंगडम का पार्ट है, तो आपका ये तीनों में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, लेकिन कवक में नहीं पाया जाएगा, किसमें नहीं पाया जाएगा, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुष्प में अंडाशय पाया जाता है, तो किस पुष्प में अंडाशय पाया जाता है, तो अंडाशय यानी क्या हो गया, बताइए बच्चा, ओवरी, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट, याद रखिएगा, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट, और ओव्यूल से क्या बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, है ना। तो यदि ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो आप हमें ये बताइए कि अंडाशय से यदि फ्रूट बन रहा है तो जिस पौधे में भी फ्रूट होगा वो क्या बन जाएगा, उसमें अंडाशय पाया जाएगा, तो अमरूद भी एक प्रकार का फल है, बैर भी एक प्रकार का फल है, बैगन भी एक पौधा के लिए तो फल का समान है, तो ये तीनों क्या हो गया आपका, अंडाशय पाया जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट है, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म का जड़ होता है, तभी हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स क्या क्या है, साइकस, सिट्रस, स्पाइनस, देख लीजिए इसका प्लांट कितना लंबा लंबा होता है, चूंकि लंबा है तो इसका जड़ भी नीचे की ओर लंबा जाएगा, तो ये मुसला जड़ होता है। अक्सर जो मैक्सिमम में होता है जिम्नोस्पर्म जितने भी होता है उसका जो मुसला जड़ यानी टैप रूट, ठीक है, क्या होगा, टैप रूट होगा, ओके। तो अनावृत बीजी में क्या होता है, टैप रूट होता है, ठीक। नेक्स्ट होता है, हेपेटाइटिस बी तथा एचआईवी फैलते हैं, हेपेटाइटिस बी तथा एचआईवी जो फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है, तो जो हेपेटाइटिस बी है और एचआईवी है वो ब्लड के कांटेक्ट होने से फैलता है, जिस भी माध्यम से यदि ब्लड कांटेक्ट हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, फैलेगा, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन का किसी हेल्दी पर्सन से ब्लड कांटेक्ट में आ गया तो हेल्दी पर्सन को भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे सुई साझा करने से, जी हाँ, अगर इन्फेक्टेड पर्सन को नीडल भोंके वही नीडल आपको भी भोंक देंगे तो आपको भी हो जाएगा हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। रुधिर के आदान प्रदान से तो हो गया ही, संक्रमित माता से शिशु में, तो जी हाँ, माता का ब्लड अगर शिशु से रिएक्ट कर जाएगा तो हो ही जाएगा, तो ये सभी आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधे में हरिमहीनता किसके कारण से होती है, हरिमहीनता, हरिम मतलब क्या हुआ, क्लोरोफिल, हीनता मतलब कमी, क्लोरोफिल की कमी किस वजह से होती है, तो क्लोरोफिल का जब स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो बीच में रिंग स्ट्रक्चर जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है ना, तो मैग्नीशियम की कमी यदि भूमि में हो जाएगी तो उससे हरिमहीनता होगा, तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता के कारण होता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैग्नीशियम के साथ साथ आयरन का भी जरूरत पड़ता है, तो भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता के कारण क्या होती है, पौधे में हरिमहीनता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वर्णांध व्यक्ति किन किन रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है, वर्णांध व्यक्ति मतलब क्या हुआ, कलर ब्लाइंड पर्सन, क्या होगा, कलर ब्लाइंड पर्सन। अब कलर ब्लाइंड पर्सन को किन किन रंगों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होता है, तो रेड एंड ग्रीन, याद रखिएगा, हरा व लाल रंग को पहचानने में वो दिक्कत हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को कभी भी रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि हरा सिग्नल को लाल कह देगा, लाल को हरा कह देगा तो एक्सीडेंट होते ही रह जाएगा, ठीक है।
कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? बताइए, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जनरली कहाँ होता है? तो कोशिका में जो भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है वो इनर मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन में होता है। और इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। तो आप बताइए, और किसके इनर मेम्ब्रेन में? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। तो ऑप्शन देख लीजिए, क्रोमोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एटीपी यही बनता है, इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रुधिर का घटक नहीं है? बताइए, कौन सा मानव रुधिर का घटक नहीं है? जब ह्यूमन ब्लड आप पढ़ रहे थे तो इसमें प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। पूरे ब्लड का 45% प्लाज्मा होता है, और सॉरी 55%, है ना, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होता है ना। अब प्लाज्मा में भी क्या होता है? 90% वाटर होता है ना, 90 से 92% वाटर होता है, और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो कि 6 से 8% होते हैं, है ना। और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जैसे कि WBC, फिर ये आरबीसी हो गया, एरिथ्रोसाइट, और प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, ये सब चीजें हैं। तो WBC, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब क्या ब्लड के पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, आरबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, लेकिन डीएनए कहीं ब्लड का पार्ट होता है नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकीय फैक्ट्री है। बताइए, कहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण होता है कोशिका के किस भाग में? ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन होता है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका में होगा नहीं। गोल्जी काय में ना। राइबोसोम, यस, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जनरली राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S, एक 80S। अब ये बताइए हमें कि 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। किस में पाया जाता है बच्चा? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा पिरामिड सदैव सीधा बनता है? बताइए, संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड जब आप पढ़ रहे होंगे तो ऊर्जा जो ट्रांसफर होता है ऑलवेज ऊपर डायरेक्शन में होता है। जैसे पौधा को एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है? ऊर्जा का। ऐसा कभी होगा जैसे पौधा से ऊर्जा किसमें गया? ग्रासहोपर में। ग्रासहोपर को जो खाएगा उसमें। ऐसा कभी होगा कि सांप क्या कहते हैं, मेढक को खा रहा है, ठीक है, एनर्जी इससे इसमें जा रहा है, लेकिन अगर मेढक सांप को खा ले, है ना, नहीं ना होगा, ऑलवेज नीचे से ऊपर की ओर जाएगा पौधा। ऐसा कभी होगा पौधा ही ग्रासहोपर को खा ले? नहीं ना, ग्रासहोपर पौधा को खाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो ऑलवेज जो है ना ऊपर की ओर ही जाता है एनर्जी, ठीक है, पिरामिड। तो इसलिए इसका ऑलवेज सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं होता है। और यहाँ पे एनर्जी जब भी फ्लो होता है कितना परसेंट होता है? 10%, मात्र 10% एनर्जी फ्लो होता है। याद रखिएगा, 10% रूल याद रखिएगा। एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में यदि आप जाते हैं तो एनर्जी मात्र 10% ही फुल क्या कहते हैं, क्या होता है, ये फ्लो होता है, ठीक है। और ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क हो गया आपका, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन हो गया, क्या कहते हैं ये आपका क्या आता है? हिंड ब्रेन आपका क्या हो गया? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है, यानी पश्च मस्तिष्क में कौन कौन आते हैं? तो याद रखिए, आपका ब्रेन स्टेम आता है, आपका मेडुला ऑब्लंगेटा आता है ना, तो मेडुला आता है, पोन्स वेरोलाई आता है, फिर निम्न मस्तिष्क आता है, सेरिबेलम जिसको कहते हैं, लेकिन आपका थैलेमस नहीं आता है ना। तो थैलेमस आपका हो जाता है मिड ब्रेन का पार्ट, है ना, तो थैलेमस हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट होता है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? बताइए, विडाल टेस्ट का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो विडाल टेस्ट का उपयोग आप लोग किसके लिए करते हैं? टाइफाइड के जांच के लिए करते हैं। और एलिजा टेस्ट किसके लिए करते हैं? याद रखिएगा, एलिजा टेस्ट एड्स के लिए करते हैं। किसके लिए? एड्स के लिए। और मॉन्टॉक्स टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाएगा? सोयाबीन, मूंग दाल, राजमा या काला चना? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। लगभग 48 से 50% लगभग प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल निम्न में से किसमें उपस्थित होता है? तो अमीनो अम्ल जो मेनली अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो एसिड किससे बना होता है? तो प्रोटीन जो बना होता है कई सारे अमीनो अम्ल के क्या होता है? पॉलीमराइजेशन से बनता है ना। बहुत सारे अमीनो अम्ल जब आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से, PEPTID, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। तो अमीनो अम्ल निम्न में से किसमें उपस्थित होता है? तो प्रोटीन में उपस्थित होता है, ठीक है। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। याद रखिएगा, 1 ग्राम फैट क्या ऊर्जा देता है?
9 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, कम देता है, इससे लगभग आधा देता है। फिर भी पूरे शरीर में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है वो किसको माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाते तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फैट खाने से कई प्रकार की बीमारियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोन अनुवांशिकी में समान जीवों का समूह है। जी हाँ, बिल्कुल समान होते हैं, जो विकसित किया जाता है किसके द्वारा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही प्लांट में यदि होगा तो उसको कायिक प्रजनन कहते हैं, जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, कायिक जनन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कुल मिलाकर के मॉडल पेपर 1 को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको मॉडल पेपर 1 अच्छा लगा होगा। और अब पढ़ना वही है जो एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। लगातार मैं मॉडल पेपर आप लोगों को करवाते रहूंगा। आप लोगों का काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके धूम मचाते रहिए। ठीक है, पूरा सपोर्ट बनाए रखिए, हम भी आपके साथ रहेंगे। हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, तो बाय।